आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में IE से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी आयोनाइजेशन एनर्जी को मिस्टेकनली कुछ लोग इसको कहते हैं, जो कि इसका सही नाम नहीं है, मिस्टेकन इसको कहा जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी में फ़र्क क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को मिस्टेकनली क्या नाम देते हैं जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक अलग टर्म है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक अलग टर्म है। इस आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो है ना, इसको ना इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है और क्यों स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन होती है जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस ई का मतलब है बेटा एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom to convert atom into gaseous केटाइन, या इस केटाइन को हम क्या नाम देते हैं बेटा, पॉजिटिव आयन का। ठीक है ना बेटा। इसकी डेफिनेशन को दोबारा देखिए। आयोनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom to convert atom into gaseous cation। इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है ना बेटा, आयोनाइजेशन, आयन का मतलब होता है आयन और एशन का मतलब होता है फार्मेशन, आयन फार्मेशन। इस आयन फार्मेशन में आपने कौन से आयन बनाने होते हैं बेटा, आपने इसमें पॉजिटिव आयन या केटाइन बनाने होते हैं हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी में। तो इसमें जो हमने सबसे पहले जो टर्म समझनी है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्राम दी वैलेंस शेल। वैलेंस शेल आप सब जानते हैं कि किसी भी एटम का जो आखिरी शेल होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, वैलेंस शेल। अब इसमें एक टर्म यूज़ हुई है आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब शर्त ये है कि उन्होंने इसके लिए ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, आइसोलेटेड गैसेस एटम। वो एटम सॉलिड भी हो सकता था, लिक्विड भी हो सकता था, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी की शर्त क्या है कि आपने हमेशा इसमें किसको लेना है, गैसेस एटम को। कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी का। इसको बेटा आपने आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं कहना, ये एक मिस्टेकनली ये टर्म यूज़ होती है। तो ये भी लेक्चर के एंड में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों है। तो ये तो हमने इसकी देख ली बेटा डेफिनेशन। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमने ये आइसोलेटेड गैसियस एटम की टर्म क्यों यूज़ की है। अब मिसाल के तौर पर बेटा ये हमारे पास मैटर है, कोई भी मैटर है, ये हमारे पास मैटर है। तो इसके अंदर बेटा आपको नज़र आ रहा होगा कि एटम जो है ना मैंने एक दूसरे के बिल्कुल करीब तीन रखे हैं। तो ये जो मैटर है ना हमारे पास, ये हमारे पास है सॉलिड। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर आपको एटम नज़र आएंगे। तो ये हमारे पास है बेटा लिक्विड। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या है बेटा, गैस। अब होगा क्या,
फ़र्ज़ करें ये हमारे पास सॉलिड है, कोई मैटर है, इसमें आपको ये जो एटम नज़र आ रहे हैं ना, ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब तरीन जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर इस सॉलिड के एटम्स में से हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो सबसे पहले हम इस सॉलिड को क्या करेंगे बेटा, एनर्जी देंगे या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। तो जब हम हीट अप करेंगे ना, तो वो जो एनर्जी होगी ना, वो जो एनर्जी इन सॉलिड्स को हम उसके ऊपर जो अप्लाई कर रहे हैं, वो उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से पहले सबसे पहले इन सॉलिड्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो उनको ब्रेक करने में यूज़ हो जाएगी। यानी सॉलिड के अंदर ये जो आपको करीब तरीन एटम जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं ना, जो ही हम इसके ऊपर एनर्जी अप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी इन एटम्स को दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ना, वो उनको वीक करने में यूटिलाइज़ होगी। तो इसका मतलब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में इस्तेमाल नहीं होगी। तो इसी वजह से जब हम सॉलिड के ऊपर एनर्जी अप्लाई करेंगे तब हम ये नहीं कह सकते कि हम उसके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। तो इस सॉलिड को हमने हीटअप किया, जो ही हम उसमें हीटअप करेंगे तो इनके दरमियान ये देखें आपको गैप नज़र आ रहा है, यानी उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी वो हमने क्या कर दिए, वीक कर दिए। यानी उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसको हमने क्या कर दिया बेटा, वीक कर दिया। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गए, अभी भी वो जो हम उसके ऊपर जो एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं ना, वो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काफ़ी नहीं है। वो जो हम जो एनर्जी अप्लाई कर रहे थे उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ उस एनर्जी ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या किया बेटा, वीक किया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा बेटा, ये गैसियस। अब इसमें देखें बहुत ज़्यादा आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा होगा, यानी ये गैस के एटम है, आपस में रेंडमली मूव कर रहे होंगे। अब इन गैस के एटम्स पे ऊपर जब हम क्या करेंगे बेटा, एनर्जी अप्लाई करेंगे, तो वो जो एनर्जी होगी ना, अब क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर हैं, तो वो जो एनर्जी होगी ना, वो मैक्सिमम एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूटिलाइज़ हो जाएगी। यही वजह है हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं बेटा, गैसियस एटम ही यूज़ करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। क्योंकि अगर आप सॉलिड फार्म में एनर्जी अप्लाई करते तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बजाय उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ना, उनको ओवर करने में यूटिलाइज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर आप लिक्विड में एनर्जी अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है लिक्विड में, वो एनर्जी उसके अंदर यूटिलाइज़ हो जाएगी। लेकिन जब आप गैस की बात करते हैं तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर है। तो इसी वजह से जो भी आप एनर्जी अप्लाई कर रहे हो ना, वो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर ओवरकम करने में यूटिलाइज़ नहीं होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको रिमूव करने में यूटिलाइज़ होगी बेटा। तो ये भी बेटा आपको समझ आ गया होगा कि हम गैसियस एटम क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर है। उसके बाद हमने एक और इसमें टर्म यूज़ की, हमने कहा बेटा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इसका क्या मतलब है, मिनिमम, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से वो क्या कहना चाह रहा है, और ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ पर लग रही है बेटा, उस एटम के जो कि हमारे पास किस शक्ल में था, गैसियस शक्ल में, उसके वैलेंस शेल में या उसके लास्ट शेल में। मिसाल के तौर पर ये कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, अब ये हमारे पास क्या है, तीसरा शेल। इसको मज़ीद मैं ज़रा थोड़ा सा क्लियर करके इमेज इसका बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ये हमारे पास है पहला शेल उस एटम का, ये हमारे पास है बेटा दूसरा शेल, ये उसमें हमारे पास कौन सा बेटा, तीसरा शेल। तीसरा शेल, या आप इसको कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है बेटा, लास्ट शेल। इसी लास्ट शेल को हम क्या नाम देते हैं बेटा, वैलेंस शेल का। फ़र्ज़ करें ये इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, और ये हमारे पास है बेटा तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखें जब आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे बेटा, एनर्जी अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले एनर्जी कहाँ पर लगेगी, सबसे पहले जो एनर्जी जाएगी ना बेटा, वो आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना,
वो सबसे पहले वो वाला इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को क्या करेंगे, फेस करेंगे। जब वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर काबू पा लेगी, इनके ऊपर ओवरकम कर लेगी, तब वो उसके अगले इलेक्ट्रॉन में मूव ऑन करेगी, फिर उसके बाद अगले इलेक्ट्रॉन में मूव ऑन करेगी। तो सबसे पहले रास्ते में देखें कौन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, उस एटम के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को, जो कि आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हमने रिमूव करना है, तो क्योंकि ये न्यूक्लियस से बिल्कुल दूर है, यानी न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम है, तो इसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो आपको लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है ना, इसको निकालना आसान है बनिस्बत इन इलेक्ट्रॉन्स के जो उससे पहले आ रहे हैं। तो यही वजह हमने क्या टर्म यूज़ किया, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि जब हम एटम के लास्ट शेल की बात करते हैं ना, तो वो न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम उसमें से, उस एटम में से बाहर निकालना है, तो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। यही वजह है हमने डेफिनेशन में क्या टर्म यूज़ की, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। किस चीज़ के लिए, उसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और उसके लिए शर्त क्या थी, उस एटम को किस शक्ल में होना चाहिए बेटा, उस एटम को होना चाहिए गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में क्यों होना चाहिए, उसकी वजह ये है, गैसियस फॉर्म में होने की वजह से उस गैसियस एटम में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये तो उसकी डेफिनेशन थी, और उस डेफिनेशन में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई है ना, उनको हमने स्टडी किया बेटा। तो होपफुली ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कोई एटम है गैसियस शक्ल में, ये हमने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया बेटा, एनर्जी अप्लाई की। जो ही हम उसमें से एनर्जी अप्लाई करेंगे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, रिमूव हो गया। तो ये अभी क्या, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम से क्या मुराद है कि वो एटम बिल्कुल सेपरेट है, बाकी एटम से अटैच नहीं है। तो इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया बेटा, एनर्जी। तो हमने इसके ऊपर क्या बेटा अप्लाई की, एनर्जी अप्लाई की। जो ही हमने उसके ऊपर एनर्जी अप्लाई की, तो इसमें से ये देखिए, जो ही हमने इस एटम के ऊपर एनर्जी अप्लाई की उसकी गैसियस फॉर्म में से, तो उसमें से ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, रिमूव हो गया। जो ही उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें रिमूव होंगे उतना उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में नज़र आएंगे। जब कोई एटम पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन को कैटायन का नाम देते हैं। तो हमने आइसोलेटेड गैसियस एटम के ऊपर एनर्जी अप्लाई की, उस एनर्जी के नतीजे में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, और वो जो आइसोलेटेड गैसियस एटम जो न्यूट्रल था, वो हमारे पास कैटायन में कन्वर्ट हो गया, गैसियस कैटायन में। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी, ये वाली, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, ये ही एनर्जी बेसिकली क्या थी बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये भी आपको मज़ीद क्लियर हो चुका होगा। अब क्योंकि इसमें क्या है बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड है, इस प्रोसेस में एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है, यानी हम उसके ऊपर एनर्जी दे रहे हैं। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस प्रोसेस को बेटा क्या नाम देते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये बात भी आप हमेशा जहन में रखिएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा प्रोसेस है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इस वाले केस में हमेशा उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, दूसरे लफ्ज़ में एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दूसरे लफ्ज़ में ये एनर्जी क्या हो रही है बेटा, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड हो या जिस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो, वो क्या होता है, एंडोथर्मिक। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना, हमेशा एंडोथर्मिक होगी, हमेशा, ये बात याद रखिएगा बेटा, एंडोथर्मिक। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी बेटा, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक क्यों है, क्योंकि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, उसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच। ये उसके अंदर जो चेंज इन एनर्जी है,
क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड है या दूसरे लफ्ज़ों में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ पॉजिटिव का साइन लगेगा। कौन सा साइन लगेगा बेटा? पॉजिटिव। जितनी भी आपको इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जितने भी किलो जूल या किलो कैलोरी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किसी भी उसमें यूनिट्स में आप ले सकते हैं, तो हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए डेल एच का साइन क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा प्रोसेस है और किस पे डिपेंड कर रहा है। तो डेल एच जो है ना, डेल एच का साइन बेटा जितना पॉजिटिव होगा उतना उस प्रोसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी। ये बात भी आपने बेटा नोट कर लेनी है। ठीक है ना बेटा, ये जो डेल एच का साइन, ये जो हमने पॉजिटिव यूज़ किया ना बेटा, ये थर्मोडाइनमिक्स की एक उसमें हम यूज़ करते हैं, इंथैल्पी इसको कहा जाता है। ठीक है ना बेटा, ये थर्मोडायनामिक में ये भी मैं आपको समझा दूंगा ये डेल एच के साइन किसको और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब इतना याद रखें, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए डेल एच जो है ना, वो उसके अंदर जो हीट इन्वॉल्व हो रही है, जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, वो हमेशा एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसी वजह से उसके साथ क्या लगाते हैं? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन क्या है बेटा? एंडोथर्मिक इन नेचर है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस डेल एच से हम क्या कहना चाह रहे थे।